बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। भारत के हाथों पाकिस्तान को तो T20 मैच में शिकस्त हो गई, लेकिन बहुत सारे सवालात ने एक बार फिर जन्म ले लिया है। उन सवालात के बारे में हम वो जवाबात ढूंढते ढूंढते शायद अब इस उम्र तक आ चुके हैं कि बहुत से लोग शायद पहले ही जानते थे कि रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी पूरी कौम की उम्मीदें वाबस्ता थी। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हार जो है वो और जीत, ये तो दोनों गेम का हिस्सा हैं। इस बारे में तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई एक आप कह सकते हैं ना परेशानी होती है। आप हारते हैं जीतते हैं ये तो चलता रहता है, लेकिन जिस तरीके से आप हारते हैं, जो आपकी इंटेंट का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, या जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, कि हमेशा क्यों है कि जनरेशन टू जनरेशन यही नज़र आया कि वर्ल्ड कप के अंदर जब भी आप भारत से खेल रहे हैं तो आप बैकफुट पर हैं, आप जो हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आप एक ऐसी टीम है जो लग ही नहीं रहा कि शायद इस मैच के लिए मेंटली तैयार थी। ट्रैवल वो करके आए लेकिन लगा कि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में हैं। तो क्यों है ऐसा, इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे। और एक चीज़ जिसने मुझे बड़ा वाज़े तौर पर परेशान किया, जो कल मैं सोचने पर मजबूर हो गया, मेरी गुफ्तगू चल रही थी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फैज़ान रियाज से, और वो और मैं यही बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे ये निशानदेही कराई कि अहमद आप ये देखें कि ये जो मेजॉरिटी आपकी टीम के प्लेयर्स हैं, इन्होंने डेब्यू कब किया था। इस दौरान अब तक ये 11 साल हो चुके हैं, 4-4 5-5 वर्ल्ड कप से खेल चुके हैं, यानी 5 दफ़ा तो 4 दफ़ा तो वो भारत से खेलें। तो क्या वजह है कि आज तक वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सके। बड़ा सिंपल था कि आपने इस जो चेस जो आपने करना था, जो टारगेट का ताकुब था, उसमें सिर्फ आपने ये कोशिश करनी थी कि पावर प्ले में विकेट ना गिरे। आप 30-40 रन भी कर देते तो पिच ऐसी लग रही थी कि इस पर आपको रन्स बनाने पड़ेंगे, इतने आराम से रन्स नहीं आएंगे। लेकिन नन द लेस आई थिंक ये सवालात विल लेट द एक्सपर्ट्स डू द टॉकिंग। मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, और जो आपका मौक़िफ़ है वही पेश कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो दिल बर्दाश्ता हुए हैं कल के मैच से, और उम्मीद तो लगाई थी लोगों ने। मीम वॉर दोबारा शुरू हो चुकी है, बड़े ज़बरदस्त मीम्स आ रहे हैं, और वो डिजिटल मीडिया पर आपके साथ हम डिस्कस ज़रूर करते रहेंगे। ऑब्वियसली सारे यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, बट इस बारे में ज़रूर अब एनालाइज करेंगे कि क्या होने वाला है आगे। उसके बाद आपसे हमने मजीद कुछ आज के मैचेस की भी बात करनी है। आज एक बड़ा अहम मैच है श्रीलंका बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो क्वालिफिकेशन है वो ऑन द लाइन है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सपेक्टिव में रखनी है, चाहे वो स्टीव स्मिथ हों या मिचेल मार्श हों। उनकी स्क्वाड सिलेक्शन क्या होने वाली है, और फिर सिस्टम उनका कितना स्ट्रॉन्ग है। कि आप ये देखें, वो पिछला मैच हार गए, लेकिन उन्होंने ट्रैवल करने वाले स्टीव स्मिथ को फौरन नहीं डाला, क्योंकि उनको पता था अभी कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो पा रहा। तो इस बारे में भी ज़रूर आपसे बात करेंगे। और उसके बाद आई थिंक एक और पर्सपेक्टिव वुमेंस क्रिकेट का भी आज हमने रखना है, और आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी वुमेन और जनूबी अफ्रीका की वुमेन टीम के दरमियान जो तीसरा मैच है वो आज होने जा रहा है, लेकिन दो जो मैचेस हैं वो हम लगातार हार चुके हैं। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे, पंजाब में पिंक गेम्स के मुकाबले इख्तिताम पजीर हुए हैं। लाहौर की 35 मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन इसमें रही है। फैसलाबाद दूसरी पोजीशन पर और मुल्तान की तीसरी पोजीशन थी, और ये बहुत बड़ा एक आई थिंक प्लेटफॉर्म था फॉर आर फीमेल एथलीट्स। और आई थिंक इसको जितना भी हम अप्रिशिएट करें वो कम है। मैंने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में आपसे बात की थी कि ये सारा क्रेडिट जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को जाता है, कि उनका बड़ा एक इनिशिएटिव है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए बल्कि वुमेन स्पोर्ट्स में भी वो बहुत पर्टिकुलर है। तो आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, और मैंने एक ही गुजारिश की थी हुकूमत पंजाब से, और मैं वो आज गुजारिश फिर करूँगा कि ये अब ईयरली फीचर बन जाए, ये वंस ना हो, ये एक ईयरली फीचर अगर बन जाता है तो आई थिंक ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है उन तमाम बच्चियों के लिए जो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहती हैं। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। और उसके बाद आपसे बात करेंगे, तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब चैंपियनशिप मुकाबले जो हैं वो अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, जिसकी हम बात भी करते रहे हॉकी के लिए, कि यहाँ से बहुत सारा टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाता है और एक पुश ज़रूर मिलती है आपकी डोमेस्टिक हॉकी को। तो इस बारे में भी ज़रूर आपसे गुफ्तगू करनी थी और आपको अपडेट करना था। क्रिकेट से शुरुआत करेंगे। तमाम तर एक्शन जो है वर्ल्ड कप का वो आप PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकते हैं। आज के कुछ मैचेस का जो है वो भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। आज भी बड़े अहम मैचेस हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। तो इंग्लैंड जो है वो 202 रन बनाने में कामयाब रहा है, 7 विकेटें उनकी गिरी, 203 रन का टारगेट उन्होंने दिया है इटली को, और बड़ी शानदार इनिंग्स रही है। एक बार फिर से विल जैक्स बहुत अच्छा खेले, सैम करन ने भी अच्छे रन बना दिए, लेकिन आज थोड़ी सी परफॉर्मेंस रही। टॉम बैंटन फॉर्म में नजर आ गए हैं। तो पिछले मैच में जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए, ऑल्दो उनका टूर्नामेंट बड़ा खराब जा रहा था, ही वुड बी वेरी हैप्पी। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को शिकस्त दी है, और 5 विकेटों से उन्होंने अपना मैच जो है वो जीत लिया। 161 रन का टारगेट था, और 5 ही विकेट्स उनके गिरी, और उन्होंने ये मैच अपने नाम ज़रूर कर लिया। और फिर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका,
बड़ा मैच है, जैसा कि मैंने कहा क्वालिफिकेशन इज़ ऑन द लाइन। तो ये एक मैच ज़रूर है जो 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप एक्शन PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकेंगे। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए और क्रिकेट को एनालाइज करने के लिए हमारा पैनल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर भी इनको अबूर है, आज बड़े ये एक अहम रुकन है इस पैनल के। हमें ज्वाइन करें आमिर बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप भी कहते होंगे ये मुश्किल वक्त में ही बुला लेते हैं मुझे। अब कोई बात नहीं है, हमने हमेशा मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर, इट्स लवली टू सी यू अगेन। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप? दिल बर्दाश्ता क्यों है यार? अभी बड़ा टूर्नामेंट पड़ा है आपका। दिल बर्दाश्ता तो होना है यार, जो परफॉर्मेंस थी डेफिनेटली होता है। टूर्नामेंट तो पड़ा हुआ है, लेकिन अब सवाल ही आता है कि क्या इस टीम के साथ डू वी डिजर्व टू प्ले, ये सबसे बड़ा नहीं सवाल ये थोड़ा हार्श हो जाएगा, बट खैर हार्श नहीं है यार, जो रियलिटी है रियलिटी नहीं। मैं तो आज आपसे एक और सवाल भी करूंगा। मैं चलिए अभी आपको बताया तो आप होमवर्क कर लें कि कितने ऐसे नाम होंगे जो वर्ल्ड कप के बाद नहीं होने चाहिए T20 में। आई थिंक आज ये बड़ा सवाल होगा। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें क्रिकेट एक्सपर्ट, और इनसे अभी ऑफ द एयर भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन आज आई थिंक हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। अहमद कुरैशी हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र। आप भी दिल बर्दाश्ता नजर आ रहे हैं थोड़े से। दिल बर्दाश्ता बस इनकी हार पे बात कर करके अब दिल थक सा गया है। तो क्या मुझे ये बताएं, मतलब हमारे एनालिसिस से पहले लोगों से आपकी भी बात होती है, हम घर से निकलते हैं, कभी मार्केट में कोई मिल जाएगा, कभी मार्केट वाला कोई मिल जाएगा, कोई दोस्त को मतलब गली में कोई होगा। क्या इस वक्त क्या रद्द अमल है कौम की? क्या आप नुमाइंदगी आज कर रहे हैं, क्या बताएंगे? देखिए, कौम की नुमाइंदगी तो क्या करनी है, लेकिन मेरे ख्याल में आप किसी रेडी वाले के पास चले जाएं, आप किसी पेट्रोल पंप पे किसी सिक्योरिटी गार्ड के पास चले जाएं, आप किसी भी ऐसे इंसान के पास चले जाएं जो शायद डेली बेसिस पे क्रिकेट को फॉलो नहीं करता या देखता नहीं है। मेरे ख्याल में उसकी जो गेम अवेयरनेस है ना, वो माइक हैसन और सलमान अली आगा से बहुत बेहतर है। मैं आगे भी इस शो में भी आपके बात कर चुका हूँ कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टैंकी के अंदर जो पानी है उसमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम है कि जब बाहर होते हैं PCB से तो सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब PCB में जाते हैं तो उन्हीं बातों का, उन्हीं चीज़ों का जो डिस्कस कर रहे होते हैं पहले कि ये मसाइल हैं और उनके ये सॉल्यूशंस हैं, उसी को ऑपोजिट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक कि जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, मैं और आप बैठ के इसी तरह से बात करते रहेंगे। और अच्छा, ये अहमद आपने अच्छी बात इसलिए भी कर दी है कि मैं कल भी यही सोच रहा था, आज भी यही सोच रहा था, अभी आप भी यही बात कर देंगे कि कितने वर्ल्ड कप गुजर गए और यही सेम बातें हैं, मतलब कुछ बदला नहीं। वैसे अहमद, सबसे जो फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है ना वो ये कि अब हमें एक एम्बैरेसमेंट फील होनी शुरू हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे की हार पे बार बार बात करते हुए, डिस्कशन करते हुए। सेम वही प्रॉब्लम, टीम कॉम्बिनेशन, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर, फ्लाफ वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कहने का मकसद है, हमें तो शर्म शायद फील हो रही है या एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं, इतने वर्ल्ड कप खेलने के बावजूद, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत सारों को 10-10, 11-11 साल हो गए हैं, 4-4, 5-5 ICC इवेंट्स हो गए हैं, उनको शर्म नहीं आई, तो फिर मुझे नहीं पता कि उनके लिए कोई खास ऐसी क्या इंग्रेडिएंट। बिल्कुल जी आमिर साहब। सर सबसे पहले तो आई थिंक जो सबसे बड़ा इसमें नुक्ता रहा है ना, वो यही था कि काफ़ी कौम इस बात पे भी बड़ी मुतमईन थी कि आपने उनको ट्रैवल करा दिया, उनकी कंफर्ट ख़त्म होगी, वो अपने होम ग्राउंड को छोड़कर आ रहे हैं और आपको बड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप एक्लामेटाइज ज़्यादा बेहतर हुए हैं, आपका पलड़ा भारी है। तो फिर ये क्या हो गया कल? बहुत कुछ हुआ है बस कोई एक चीज़ तो नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूँ, देखें अगर हम शुरू करते हैं ओवरऑल, एक जो पहला ही जो डिसीजन था कि आपने टॉस जीता और उसके बाद जो है बॉलिंग कर ली, आपने बॉलिंग की। हर कोई कह रहा है कि ये क्या डिसीजन था, मतलब है मुझे नहीं पता कि थिंक टैंक क्या कर रहा था। फिर जब आपकी बैटिंग आई तो आई थिंक एज यूजुअल मैं उसके लिए टर्म यूज़ करूँगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम पावर प्ले पैरालिसिस। आपने एक खौफ अपने ऊपर तारी किया हुआ था, एक अनजाना एक खौफ था जो मैं समझता हूँ कि बड़ा ऑब्वियस हुआ, एक्सपोज हुआ। आपका जो मेंटल टफनेस का जो स्टेटस है वो एक्सपोज हुआ, और आपके जो पीछे जो एक मेहनत हुई थी, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा बरमला कि एक बहुत अच्छा काम हुआ था, और वो ये हुआ था कि ये जो अभी बांग्लादेश वाली जो सारी सिलसिला चला था, इसमें हमारे बोर्ड ने जिस तरीके से भी काम किया, उसमें उसने हमें एक एडवांटेजियस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया था। वो एडवांटेज जो थी वो हमारे प्लेयर्स ने ज़ाया कर दी। हमारी जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी से हमने एक एज ली थी ओवर द इंडियन क्रिकेट, वो हमारे प्लेयर्स को कंसोलिडेट करनी चाहिए थी थ्रू देयर परफॉर्मेंस।
क्योंकि खेल जो है ना अल्टीमेटली वो मैदान का होता है। मैदान से बाहर तो चलें, जो भी बोर्ड ने करना था वो किया उन्होंने, अच्छा किया, मैं समझता हूँ उसका उनको क्रेडिट देना चाहिए। अब आ गई खेल मैदान के अंदर, और ये घोड़ा और ये मैदान। अब अगर घोड़ा जो है वो घबरा जाए और खेल से पहले ही वो मैदान से जो है वो बिदक जाए, तो मुझे तो कुछ ऐसी सूरत हाल लग रही थी कि एक इस कदर प्रेशर में हमारी टीम खेली है, और एक जो काम इंटेंसिटी जो मैं एक कहता होता हूँ वर्ड, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम यूज़ करते हैं, जो आपने इंडिया के खिलाड़ियों में 2-4 में देखी, वो जिन्होंने इंडिया को उस स्टेट पर वो ले गए कि वो फायर इन द बेली और कूलनेस इन द माइंड। ठीक है, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं थी। हमारे यहाँ एक तितर बितर सारी सूरत हाल थी, और हमने उस प्रेशर को बड़ा ऑब्वियसली दिखाया कि हम नहीं हैंडल कर पाए, और ये इस मैच में नहीं, इससे पहले भी हम हैंडल नहीं कर पाए। हमारा इवन टूर्नामेंट का आगाज़ वर्सेस यूएसए जो मैच था हमारा, आपको पता है कि वो किस तरीके के साथ हम खेले, और नेदरलैंड्स नीदरलैंड्स के अगेंस्ट हम किस तरह से खेले पहला मैच, और हमने वो मैच जो है वो कितनी मुश्किल से, अगर हम एक परफॉर्मेंस ना देते तो वो मैच हमारे हाथ से अब हमारा वर्ल्ड कप में किसी को यही करता 3.5 घंटे में खत्म हो जाना था। तो अब हम ये जो इस चीज़ के ऊपर हम कंtemplate कर रहे हैं कि हम अगले सुपर 8 के मरहले में जाएंगे, और वहाँ पर जो टीमें आपके सामने होंगी, जिस तरह की टीमों के साथ आपको खेलना पड़ेगा, इस परफॉर्मेंस के साथ नीदरलैंड वाली परफॉर्मेंस और उसके बाद इंडिया वाली परफॉर्मेंस, तो जिस साइकोलॉजिकल प्रेशर में हम हैं, मैं समझता हूँ कि अब मुश्किल होगा हमारे लिए कोई काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम देना। बहुत अरसे से मैं इस चीज़ के ऊपर हूँ कि एक जो बहुत अहम चीज़ हमें समझने की बात है कि आखिर आज हम क्रिटिसाइज़ करते हैं प्लेयर्स को, माइक हैसन को, ABC, बहुत सारे लोगों को, आखिर इनको हायर कौन करता है? इन लोगों की हायरिंग एंड फायरिंग का जिम्मेदार कोई HR डिपार्टमेंट होगा या होना चाहिए। PCB के पास एक HR डिपार्टमेंट है। क्या वो लोग स्पोर्ट्स HR में क्वालिफाइड लोग हैं, या वो एक सिंपल HR के लोग हैं? सारी दुनिया में अब स्पोर्ट्स HR एक फर्दर सब स्पेशलिटी है। अब वक्त वो आ गया है कि जहाँ पे ना सिर्फ खेल के अंदर हमें स्पेशलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना है, फिटनेस को इंट्रोड्यूस करना है। आपका प्लेयर जो है वो तो उसके सामने जब आप नाम लेते हैं कि फिटनेस टेस्ट हो, तो वो कहता है मैं तो खेलूंगा ही नहीं। तो जहाँ पर यह कल्चर है, और जहाँ पर आपके पास जो लोग आपके वहाँ बैठे हुए, जहाँ पर उन्होंने लोगों को हायर करना है, उन जिम्मेदार लोगों को जिन्होंने फिर आगे से ट्रेन करना है टीम को, अगर ये पूरे का पूरा कल्चर जो है ये दुरुस्त नहीं है, तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो ऑब्वियस होगा। सो बहुत सारे फॉल्ट लाइंस हैं जो एड्रेस करने की ज़रूरत है। लीडरशिप के अंदर बहुत सारे फॉल्ट लाइंस हैं, और हर लेवल की लीडरशिप की मैं बात करूंगा, टॉप टू बॉटम उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। फुल टाइम स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स हायर करने की ज़रूरत है, और एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर अगर आप उसको अंडरमाइन करते रहेंगे उसकी वैल्यू को, तो आपकी टीम मेंटली इसी तरह से परफॉर्म करती रहेगी। क्योंकि देखें, हमारे खिलाड़ी जिस बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं वो भी हमें जहन में रखना है, और इन खिलाड़ियों को गालिबन बाकी खिलाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरत है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के सेशंस की, और एक कॉन्टीन्यूस अवेयरनेस की, और एक कॉन्टीन्यूस बैकिंग की, ताकि ये अपने इस शेल से निकलें और अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दें। तो और उस ऑप्टिमम परफॉर्मेंस में मेंटल, फिज़िकल और आपकी क्रिकेटिंग एबिलिटी, तीनों का जब तक यकजा नहीं होंगी, तब तक आप अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हमें ये डक टेप फिलॉसफी भी अब ख़त्म करनी पड़ेगी कि उससे क्रैक्स तो छुप जाएंगे, लेकिन वो आपका एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जी सैयद मोहम्मद अवैस, आपकी भी बहुत सारे लोगों से बात हुई होगी। आई थिंक कल से लोग बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हैं, और आई थिंक उस प्रेशर का एलिमेंट अगर मैंने सिर्फ एक चीज़ से जज करना हो ना, तो आपके टीम के बेस्ट फील्डर कल शादाब खान भी जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे थे, उसी से आपको एक वाज़ेह इंडिकेशन मिल गई थी कि ये प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे। आपने खुद ही जवाब दे दिया। अगर कल आप देखें तो आई गेस जो सबसे बड़ा मसला है कि आपकी प्रेशर हैंडलिंग वाला मामला है ही नहीं। जब आप इंडिया के खिलाफ स्पेसिफिकली खेलते हो, शायद दूसरी टीम्स के खिलाफ आप प्रेशर मैच से निकल भी जाते हो। अगर आप कप्तानी की बात करें, चलें कप्तानी से स्टार्ट करता हूँ। सलमान अली आगा, आई नो कि मैं खुद कहता हूँ कि फ्लक्चुएट बहुत किया है बैटिंग के अंदर,
वो डिजर्व करता है T20 स्क्वाड के अंदर या नहीं करता। एक इनिंग्स खेली, सबने कह दिया जी AB डिविलियर्स पाकिस्तान को मिल गया, जो श्रीलंका में उन्होंने खेली थी 300+ स्ट्राइक रेट के साथ। जब मुश्किल मैच आता है ना, तब जाके आपकी कप्तानी जज भी होती है। आपने कल सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया कि आप आते हो एक बड़े दिल के साथ, और बड़ी बात है कि आपने आके बॉल आपका ग्रिप हो रहा था। टॉस पे तो मैं आऊंगा, जो आपने गलत फैसला तो वो किया था, क्योंकि आप हमेशा टॉस वाले मामले पे अपने स्ट्रांग पॉइंट पे जाते हो कि हमारा स्ट्रांग पॉइंट क्या, आपकी बॉलिंग स्ट्रांग पॉइंट है, तो आप जाते कि हम लोग बाद में बॉलिंग के साथ हम जाते, क्योंकि आपका स्ट्रांगेस्ट पॉइंट है, वो मैच जीत सकते हो। बैटिंग आपका स्ट्रांगेस्ट पॉइंट कभी भी जिंदगी में नहीं रहा। आपने चले वहां तो एक ब्लंडर मारा। जब आप बॉलिंग यूनिट की बात करते हो, आप खुद आते हो, जो उन्होंने एक पहले बॉल की तो मुझे लगा कि बॉल ग्रिप भी हो रहा है, उनका ग्रिप हो रहा था। आप देखो जिस तरीके से सीम पड़ी थी, पता लगा बॉल ग्रिप हो रहा है, खिंचा हुआ गेंद आपने करवाया। आपने दूसरे एंड पे क्या किया, आप शाहीन को वापस लेके आते हो। शाहीन ने आते ही ईशान किशन को जो शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, वहां से उसका प्रेशर आपने रिलीज किया, क्योंकि उसके जितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं अभी तक, जो स्कोर उसने किया, उसने मिड विकेट से लेकर तो आपको लॉन्ग ऑन एरिया और आपके स्क्वायर लेग एरिया पे उसने स्कोर किया। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपको याद होगा अभिषेक शर्मा भी जब सीन पर आए थे, शाहीन ने पहला गेंद यही किया, तो ऐसे ही छक्का पहला, अब आपको उस पर भी आने लगा था। आप ये करवाते हो, आप फिर शायद वापस आप खुद आते हो बॉलिंग करवाने। ऐसा कप्तान मैं कह रहा हूं, जहां पर बॉल ग्रिप भी हो रहा है, आप अगर 3 ओवर करवाते ना तो कोई हर्ज नहीं था उसके अंदर, क्योंकि आपने प्रेशर माउंट करना था उन पे। चले अब वहां पर उसके आप साइड पे कर लें। जब आपकी पेस बैटरी मार खा रही है, शुरू से मार खा रही है, आपकी नीदरलैंड्स वाले मैच में आप देख लो, आपके USA वाले मैच में देख लो, आज कल इंडिया वाले मैच में देख लो, एक आपने बाशिंदा रखा हुआ है, और उस बाशिंदे को सबसे अच्छा जानता है आपका हेड कोच, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर है, फहीम अशरफ। उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते हो? एक जो इंटरनेशनल ना भी खेला ना, उसको पता है कि यार लेफ्ट आर्मर के आगे मैं अगर राइट हैंड बैट्स अपना पेस बैटरी लगाता हूं, जिसका बॉल स्किड होता है, उसने उसको कहीं ना कहीं मुश्किलात करनी है। आपने उसको यूज ही नहीं किया अभी तक किसी मैच के अंदर, फिर उसको खिला किस लिए रहे हैं? अगर आपने वही 20-25 रन उससे करवाने हैं तो उसकी वजह से करवा रहे हैं, वो एक आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। आप आते हैं 7 ओवर तक, जहां पर आपके स्पिनर्स को मार पड़ी थी। आपके इब्रार की बात करें, अपना लेग साइड पे जा रहे थे, शादाब ने बहुत गंदी गेंदें करवाई, जो कि उसका स्ट्रॉन्ग जोन है, आप उसको स्कोर देते हुए आए हैं। 8वें ओवर के अंदर आपको उस्मान तारिक आपका लीथल वेपन है, सारे बात कर रहे हैं, उसको कल मुश्किल से उन्होंने खेला, को आसान से खेला नहीं है। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हुए क्या इशू था? जहां पर आपके सारे बॉलर्स पड़ रही थी मारों ने, 1 ओवर करवा के आपको कोई गलत मामला नहीं होता, आप उसको चेक कर सकते थे। आपने वहां पर एक ब्लंडर किया। फील्डिंग वाली आपने बात की, प्रेशर तो आएगा जब आपको मार पड़ेगी। आप बैटिंग यूनिट के अंदर आते हो, आप साइम अयूब, फिर लोग मुझे जस्टिफाई करते हैं जी वो बॉल से तो परफॉर्म कर रहा है। ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहा है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं खेल रहा, वो उसका काम बैटिंग के साथ है। मैं ब्रेकडाउन निकाल रहा था अभी बैठ के, वर्ल्ड कप से बात कर रहा हूं, 2024 वर्ल्ड कप से मैं बात कर रहा हूं। ब्रेकडाउन निकालो, 2 मैचेस, एक में उसने शायद 12 किया हुआ, एक में उसने 8 किया हुआ है। एशिया कप में आप आ जाओ 2024 के अंदर, इंडिया के आगे 0 है, पहले 3 मैच में 0 है, उसके बाद 1 है, 4 है, 6 है, ऐसे कुछ है, और आखिरी मैच के अंदर भी 11 स्कोर है इंडिया के खिलाफ। कल भी बड़े मैच के अंदर आपके सामने आपका स्कोर किया, उसको बॉल अच्छी पड़ी, उसमें नो डाउट है, लेकिन जो आपने पहले ही शॉट खेली थी, दैट शॉट कि आप डबल माइंडेड हो, वो जो नो बॉल शॉट आप कह रहे बॉल अच्छी पड़ी, आई वुड हार्डली बिलीव कल कोई ऐसा बॉल था जिसमें मैं कहूं बॉलर ने आपको आउट किया हो। देखें, गलतियां आपकी हैं। सलमान अली आगा की बात करें, गलती पे वो आउट हुए हैं। बाबर की बात करें, अपनी वो गलती तो पे खैर उस शॉट को तो एनालाइज करना चाहिए कि ये था क्या। मैं सिर्फ क्या बात कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं आपकी पेस बैटरी वर्सेस दे पेस बैटरी। उनकी पेस बैटरी ने आप पे क्या काम किया था? उन्होंने यूएसए वर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, वो दिन की रोशनी में था, डैम्पनेस नहीं थी एयर के अंदर, आपको पता मॉइस्चर नहीं था, लेकिन सिर्फ चेक करो कि ऑफ स्टैम्प से आप दूसरी स्टैम्प निकाल के देख लो, जो मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने ज्यादा शॉर्ट पिच डिलीवरी स्लोर में वहां पर की है। यही चीज उन्होंने इनके आगे भी आजमाई, इनको पता था ये मामला होना है। ये थोड़ा सा मैं आपके साथ डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आई थिंक अहमद, इससे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट अब ये है कि दूसरी मरतबा उनके जो कप्तान है वो ये कह रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कल कंप्लीटली वन साइडेड गेम थी। तो आई थिंक वो तो फैक्चुअली तो वो इट्स करेक्ट कि वन साइडेड गेम ही थी, लेकिन कुछ जो फैसले हैं आई थिंक उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कहाँ से आ रहे थे। आपने भी शो से पहले बात की कि अगर आपको नजर आ रहा है कि स्पिनर का बॉल ग्रिप हो रहा है तो आप स्पिनर से कराएं। फिर दूसरा, मैं एक और चीज़ पर बड़ा हैरान हुआ कि अगर आपकी एक प्री प्लान स्ट्रैटेजी थी कि हमने चेस करने जाना है, तो फिर तो आपको एक एक्स्ट्रा बैटर डालना चाहिए था शाहीन की जगह, फिर क्या जरूरत थी एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने की? अच्छा अहमद, मुझे 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ना अपनी लाइफ में यू टर्न लेना पड़ा है। एक तो ये कि बाबर आजम जब अपनी प्राइम पे परफॉर्म कर रहे थे कि बाबर आजम आगे जाके विराट कोहली से बेहतर हो सकते हैं, एक तो उससे यू टर्न लेना पड़ा। और दूसरा, जब सूर्या कुमार यादव ने ये स्टेटमेंट दी थी तो मेरा भी बड़ा हार्श रिएक्शन था कि सूर्या कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि ये राइवलरी है, यानी इतने सालों से चलती आ रही है, और अगर नहीं है तो आप फिर एक इवेंट पाकिस्तान के बगैर करके देख लें, आपका ब्रॉडकास्टर ही राइट्स नहीं खरीदेगा। लेकिन
अप टू सम एक्सटेंड अगर हम अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट या स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट को देखें और दूसरी तरफ जिसके खिलाफ हम खेल रहे हैं उसके क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट को देखें, तो मेरे ख्याल में भी ये मजीद अब राइवलरी नहीं रही, ये सिर्फ आई बॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यूअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि हाँ कमर्शियल है, जाहिर है पैसा इन्वॉल्व है, उस प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है, जिस तरह की पैथेटिक परफॉर्मेंस है, मेरा नहीं ख्याल कि शायद हम अगले 5 साल भी इंडिया से compete कर सकते हैं अगर हमें एमरजेंसी बेसिस पे डिसीजंस ना लिए हमने। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये 2024 में कि T20 वर्ल्ड कप में हम इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, हम 120 नहीं कर पाते, हमें एक टर्मिनोलॉजी सुनाई जाती है कि जी सर्जरी होगी, किधर है वो सर्जरी? अगर वो सर्जरी हुई होती तो क्या आज हम इन हालात से गुजर रहे होते? ना सेम रिजल्ट ना होता। बिल्कुल, आपको हर बार एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है। एशिया कप आप देखें यार, इतनी हमारी टीम यही गुजरी होगी है कि 3 में से 3 मैचेस हम एशिया कप में हार गए और पूरी कौम को किस चक्कर में लगा दिया, वो जी हमने देखे ना उनकी ट्रॉफी नहीं दी, उन्होंने हैंड शेक नहीं किया, हमने उनको ये रिस्पॉन्स दिया, वो किया। ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन इन चीजों से आप लोगों का ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है ये। आप इन चीजों के पीछे छुपेंगे अप टू सम एक्सटेंट, आप वक्ती तौर पे आपका गुजारा हो जाएगा, आप छुप लेंगे, लेकिन क्या हुआ आज आपके पास कोई इस तरह की ना तो कोई ट्रॉफी नहीं। लेकिन अहमद इसमें एक और चीज भी है, आई थिंक बहैसियत क्रिकेटिंग नेशन भी हम बेयर मिनिमम पे खुश हैं। बिल्कुल, अब आप देखें कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे तो हम खुश हैं। अब कल इंडिया की अगर आप प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देखें, क्या उन्होंने जब विकेट्स ली सेलिब्रेट किया? नहीं। क्या वो जिस तरह से मैच जीते उन्होंने सेलिब्रेट किया? नहीं, क्योंकि उनको पता है उनके लिए अब ये नॉर्मल चीज हो गई है। अगर हम ये स्टेटमेंट में क्या है सूर्या ने, उन्होंने कहा अगले मैच की तैयारी कर अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो उनका शुरू से ही फोकस कभी पाकिस्तान से जीतना रहा ही नहीं है। उनका हमेशा जब भी फोकस हुआ है उन्होंने इवेंट जीतने की बात की है, चाहे उनका मीडिया हो, चाहे उनकी आम आवाम हो, चाहे आप देख लें उनके एक्स क्रिकेटर्स हों, उन सब का फोकस होता है कि हमने इवेंट जीता। और उसका रिजल्ट क्या है कि पिछले 1-2 साल के अंदर अंदर वो T20 वर्ल्ड कप भी जीतते हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतते हैं, वो एशिया कप भी जीतते हैं। ठीक है, अब ये सब जीतने के बाद जो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन और जो चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप चैंपियन है, उस कैप्टन को वो कहते हैं कि भाई अब हम आगे फ्यूचर को देख रहे हैं, लिहाजा थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज एज कैप्टन। हाँ, अब हमारे यहाँ क्या है, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान 2017 में अहमद हम जीते थे लास्ट आईसीसी इवेंट। उसके बाद हमारे हिस्से में क्या आया है, बाबर आजम की कवर ड्राइव, इन लोगों का छोटी मोटी टीम्स के अगेंस्ट खेलना, परफॉर्म करना, रैंकिंग में ऊपर जाना, या आईसीसी अवार्ड जीत लेना। एज अ कौम हमारी क्रिकेट को, हमारे मुल्क को क्या फायदा हुआ है? जीरो। बहुत बड़ा सवाल। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम बेयर मिनिमम पे खुश रहेंगे, जब तक हमारी प्योरिटी ये नहीं होगी कि हमने आईसीसी इवेंट जीतना है, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट हमारी इंप्रूव हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि आई थिंक बहुत सारे लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि जी टूर्नामेंट में आप जब आगे जाते हैं तो शायद थोड़ा सा एक फेज़ अब ऐसा आएगा, लेकिन आई थिंक इस वक्त एक जो अहमद ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, इमरजेंसी सिचुएशन अब हो चुकी है, जहाँ पर आपको इस टीम को इकट्ठा भी करना पड़ेगा और इकट्ठे करके फिर अब आपको हंगामी बुनियादों पर को फैसले और बात करनी पड़ेगी, तभी आप टूर्नामेंट में कोई बेहतर उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि अब आप यहाँ से जीत जाएंगे। दैट बीइंग सेड, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360 ऑन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, खास तौर पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपकी प्रेडिक्शन तो बिल्कुल ही स्पॉट ऑन साबित हुई। आपने कल ही कह दिया था ईशान किशन को जरा नजर में रखना पड़ेगा, और वो तो ऐसी नजर में आए कि उसके बाद नजर ही लग गई टीम को। देखिए, ओवरऑल मुझे ये लग रहा था कि वो ओवर शैडो हो जाते हैं एट टाइम्स। शुभमन की बहुत बात होती है, अभिषेक की बहुत बात होती है, लेकिन जो मुझे एक टेम्परामेंट उनका नज़र आता है, जो एग्रेशन और जो फिटनेस, सब कुछ आई थिंक सबसे जो अच्छी बात है उनकी कि एक टफ पिच के ऊपर स्कोर किया। अगर अभिषेक की बात करें, शुभमन की बात करें, ये लोग बहुत बड़े बड़े रन्स करते हैं, इन डिफ़िकल्ट पिचेस पे भी खेल सकते हैं, लेकिन इनके अंदर वो बात नज़र आती है कि अहेड ऑफ द गेम जिस तरह होता है ना, कि अगर इस पिच पे
60 ऑफ 40 एक बहुत अच्छा प्लेयर बनाता है, तो जो बहुत ही एलीट होता है वो 70 और 40 बना सकता है। तो ये 10-15 रन का जो फ़र्क होता है पर प्लेयर, वो टीम्स के अंदर 30-40 रन का फ़र्क ले आता है, और वहाँ से एक चैम्पियन टीम और एक नॉर्मल टीम का डिफरेंस आता है। तो मुझे इनमें वो स्पार्क नज़र आता है। जो विराट कोहली भी आपसे मैच ले जाया करते थे, तो मुझे हमेशा उनके बोलने का अंदाज़, अपने आप को कैरी करने का अंदाज़ बहुत सिमिलर है। ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वो वन ऑफ हिज आइडल्स ज़रूर होंगे। तो आई थिंक मुझे सबसे इम्प्रेसिव बात लगी कि एक तो टफ पिच थी और जल्दी एक विकेट भी गिर गई थी जिस तरीके से उन्होंने खेला। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली स्पिनर्स ने भी वैसे बॉलिंग नहीं कराई। टैक्टिकल भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, कितने हम लोगों से चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, और उसका रीज़न यही है कि इतनी आप चेंजेस करते हैं कि अभी आपको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है कि वेदर यू आर अ टीम दैट इज़ मोर कंफर्टेबल बैटिंग फर्स्ट और यू आर अ टीम विच इज़ मोर कंफर्टेबल बैटिंग सेकंड। सो सैम्पल साइज़ ही आपका इतना कम रहता है क्योंकि आपकी टीम की कोर हर वक्त तब्दील होती रहती है। सो आई थिंक इन्हीं चीज़ों पे हम शुरू दिन से बात कर रहे हैं कि जितनी कंसिस्टेंट आप सिलेक्शन रखेंगे, ये कोई मेडल नहीं है कि आपने कितने लोगों को डेब्यू करा दिया और कितने लोगों को पाकिस्तान से खिला दिया। इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है। फ़ख्र की बात यह है कि जब वो आए, वो एक सिस्टम के थ्रू आए, स्क्रूटनी इतनी होके आई कि फिर आप उनको एक लंबा अच्छी तरीके से उनको चांस दें, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो वहाँ तक पहुँच गए हैं तो कोई रीज़न है कि वो वहाँ पहुँचे। हम वहाँ आके एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर 2 मैच में कहते हैं जनरेशन टैलेंट है, उसके बाद 4 मैच बाद उसको बाहर निकाल। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल इसलिए कर लेते हैं क्योंकि अभी आपके आने से पहले ही मैं ये मौक़िफ़ दे रहा था जो कल मुझे फिजान से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मेरे सामने रखा। उन्होंने कहा देखें, अलार्मिंग बात यह है कि आपके जो मेजॉरिटी प्लेयर्स हैं 4-4, 5-5 वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं। इनके डेब्यूज़ जो हैं वो तकरीबन 2015 की आप बात कर लें, कुछ के 17 में हुए, तो तब से ये टीम एक किस्म के 4-5 प्लेयर्स तो खेलते आ रहे हैं। आपकी बात भी ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द टीम हुए हैं, लेकिन आप जिनसे मैच हारे हैं आप उनका स्ट्रक्चर और उनके डेब्यूज़ देखें कि वो कोई इतने पुराने नहीं है। कुछ इस साल में आए, कोई पिछले साल में आए, इवन ख़ास तौर पर तिलक वर्मा जिस तरह वापस आए, ईशान किशन जिस तरह वापस आए टीम के अंदर, तो मतलब इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट अफेयर जो नज़र आ रहा था वहाँ पर। बिल्कुल, देखिए वो वैल्यू करवाते हैं आपसे इंडिया टीम में खेलने की। अगर शुभमन ने पिछले वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पर उनकी जैसे फॉर्म में डिप आया, उनको ये बात नहीं की कि आपने क्योंकि विनिंग वर्ल्ड कप में थे तो बस अब आप उसके ऊपर पूरी ज़िंदगी खेल लेंगे। नहीं, अगर आपसे बेहतर रन करो, और ईशान किशन जो है वो कब से रन्स कर रहे हैं, कितने अरसे से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह जगह खाली हो और मैं खेलूं, और फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि अगर वो इतने रन्स कर रहे हैं तो उनको नंबर 4 पे ला के खिला दें। उनको वेट कराया कि जब ओपन ही होगा आपका, जब जगह मिलेगी, किसी की इंजरी हो जाए, किसी का कुछ हो जाए। संजू सैमसन कब से रन्स कर रहे हैं, पर उनको तभी मौका मिलता है जब उनके तरह का कोई प्लेयर जाता है। ऐसा नहीं होता कि रिंकू सिंह की जगह आप संजू सैमसन को खिला देंगे क्योंकि उनके रन्स डोमेस्टिक में ज़्यादा हैं। तो हम तो इस वर्ल्ड कप में भी और पिछले वर्ल्ड कप में भी 4 से 5 ओपनर्स लेके गए हैं। मिडिल ऑर्डर तो हम लेके ही नहीं गए। उधर से भी हमने नहीं सीखा। यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के वर्ल्ड कप में भी हमने यही गलती की, और इधर भी हमने वही अगेन कि आपके 5 ओपनर बैठे, मिडिल ऑर्डर का आपका कोई बंदा ही नहीं। बाबर को आपने 4 खिला दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अब आने वाला है क्योंकि इस वक्त सारे ये कह रहे हैं, वर्ल्ड कप से खैर इस मैच से पहले ही कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी का जो एलिमेंट है पिछले मैच में भी यूएसए के खिलाफ नज़र आ रहा था कि इज़ प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट चॉइस कि उनको खिलाया जाए। अगर प्री प्लान ये जाना था कि हमने चेस करना है, क्योंकि कल टोटल प्री प्लान ही नज़र आए ना, वो अभी आमिर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि रट्टा लगाया हुआ था, उसको चेंज ही नहीं किया ना हमने। तो आपने कहा जी 11वें ओवर में हमने उस्मान तारिक को लाना है, शाहीन से मतलब आपने 2 ओवर्स जो करवाए ना, इब्रार जिनको 2 में 28 पड़ा था, शाहीन जिनको पहले ही ओवर में इतनी मार पड़ चुकी थी, और सलमान कुड हैव बॉल्ड हिज रिमेनिंग 2 ओवर्स, उससे बहुत शायद फ़र्क पड़ जाता। उस्मान को जल्दी नहीं इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ये तमाम जो बॉक्सेज है, और फिर अगर चेस ही करना था तो एक बॉलर बिठा के एक एक्स्ट्रा बैटर डाल लेते फ़खर जमान। मे बी आई एम श्योर इट्स टू लेट, बट बात यह कि शायद कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी नजर आती। तो मैं तो कप्तानी के ऊपर भी अब मुझे लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आई थिंक आपको इस वक्त एक बॉलर बिठा के बैटर खिलाने की जरूरत नहीं, आपको ऑलराउंडर या बैटर खिला के बॉलर खिलाने की जरूरत है। आपके 5 पक्के बॉलर अवेलेबल नहीं है जिनसे आप 4 के 4 ओवर करा सके। नसीम शाह अगर वो दूसरा ओवर कराते, हो सकता है चीज़ें डिफरेंट होती। मैंने तो मैच से पहले भी कहा था कि शाहीन, मैं वंस अगेन बात कर रही हूँ, आउटस्टैंडिंग रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत इनकी सर्विसेज हैं। इस वक्त फॉर्म अच्छी नहीं है, तो आप सिर्फ उसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान ना करें, क्योंकि जिस वक्त शाहीन बहुत आउटस्टैंडिंग नया बॉल कर भी रहे होते हैं ना, तब भी उनके लिए डेथ में बॉलिंग वो स्पेशलिस्ट नहीं थे कभी भी डेथ के आपके लिए। तो जब आप एक ही स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर से जा रहे हैं तो आपने उस फास्ट बॉलर से जाना है जो तीनों फेजेस में बॉलिंग करा सके। तो इस यूनिट में सबसे ज़्यादा वो उस कैटेगरी में जो फिट होते हैं वो नसीम शाह फिट होते हैं।
तो उनको होना चाहिए था कल के मैच में। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी आपके पास अगला मैच और उसके बाद आपके पास एक और मौका है एक फ्रेश दिमाग से जाने का। क्वालिफाई करा दिया आपने मतलब? नहीं, मेरे अभी बिल्कुल मैं तो किसी टीम को हल्का नहीं दूंगी। आपने देख ही लिया है, नेपाल ने भी इंग्लैंड को पकड़ लिया था, तो आप बिल्कुल इस गलत फहमी में ना रहें। उनका भी आखिरी मैच है, वो भी हाई नोट पे ख़त्म करना चाहेंगे। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि आपके पास ये चांस है कि आप अपनी 11 को सही कर लें, एटलीस्ट आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो। मेरे नज़दीक अगर बाबर को आप वन डाउन नहीं खिला सकते तो खुदारा आप फ़खर को खिला लें 4 नंबर पे। आप मत बाबर को भी ख़राब करें। बाबर या ओपन या वन डाउन पे ही T20 खेल सकते हैं, 4 पे उनके लिए मुश्किल हो रही है, तो आप उनको भी मुश्किल में डाल रहे हैं, टीम को भी मुश्किल में। या तो फिर आप उनको खिलाएं वन डाउन, नहीं है वो ऑप्शन तो बस फिर फ़खर को आप लेके आए। बिल्कुल, आई थिंक ओपिनियन बड़ा मैटर करता है, और इस वक्त आई थिंक बड़ा पॉपुलर ओपिनियन चल रहा है कि शायद आफरीदी ने भी कह दिया है एक चैनल के ऊपर कि जी शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान की टीम में अब कोई जगह नहीं बन रही। तो थैंक यू कि उन्होंने कह दिया, लेकिन अगर वो टूर्नामेंट से ये शायद सिलेक्शन से पहले कह देते तो शायद कोई वजन रखती है बात। देखिए, सिलेक्शन से पहले का मसला नहीं, मसला ये कि फिर मैं कहता हूँ जो चेस्ट पे स्टार लगा है उससे बड़ा तो कोई स्टार है नहीं आपके पास। शाहीन की बात करें अगर, वो नॉट अगेंस्ट हिम, वो ठीक है क्वालिटी फास्ट बॉलर रहे हैं, लेकिन जैसे सना ने भी कहा डिप तो है ना आपकी परफॉर्मेंस में। आप जब बेंच लाइनअप देखते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद है। मैं हमेशा कहता हुआ हूं कि लायबिलिटी ना रखें। आपके पास सलमान मिर्जा भी बहुत अच्छा है, उसकी एब्सेंस में उसने हर मैच में परफॉर्म किया है। अगर आप सीनियर प्लेयर के साथ जाना चाहते हो, फिर आपके पास नसीम शाह बैठा हुआ है, आप उसको नहीं खिला रहे तो आप अपनी पेस बैटरी के साथ क्राइम कर रहे हैं। आप मिडल ऑर्डर में अगर आप आते हैं, मुझे पता है कि बैड पैचेस आए हैं, लेकिन उसने बड़े टूर्नामेंट में और खास करके इंडिया जैसे मैच में उसने परफॉर्म किया है। फखर जमान एक सीनियर प्लेयर आपका बाहर बैठा हुआ है, उसको आपने किस लिए बिठाया हुआ बाहर? आपने उसको भी, आपको याद हो, जोर जबरदस्ती से आपने चौथे नंबर पे खिलाया, ओपन करता रहा, चौथे पे गया, चौथे में उसने परफॉर्म भी करके दिया, लेकिन पैचेस में किया, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर तो है। आपने उसको बाहर बिठाया। बाबर नाम बड़ा है, सारी चीजें, लेकिन जब वो नहीं इसके अंदर फिट हो रहा, प्लीज आप क्लियर मैसेज आपको देना पड़ेगा। माइक हैसन की बात करें, बहुत सी पॉजिटिव बातें तो सारे करते हैं उनके बारे में, लेकिन मैंने कहा ना सबसे बड़ा क्राइम कल मुझे क्या लगा, शायद आप तीनों एग्री भी करोगे, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच रहे हो, आपके अगर जेहन में ये ना कि मैं ऑलराउंडर्स खिला के पाकिस्तान टीम को जितवा दूंगा, कभी नहीं होने वाला। स्पेशलाइज्ड आपको प्लेयर्स चाहिए। फहीम अशरफ को क्यों यूटिलाइज नहीं किया जा रहा? यार अवैस, मेरी लाइफ में ना इंडिकेशंस बहुत मैटर करती हैं। मुझे ये लगता है कि आई लिव माय लाइफ बाय इंडिकेशंस दैट आई सी। अब ये क्या इतनी बड़ी इंडिकेशन नहीं थी कि एक वो इंसान जो आपकी कौमी T20 टीम का कप्तान है, इस वक्त वर्ल्ड कप में है, उसके जो कोच रहे हैं या उसका जो थिंक टैंक रहा फ्रेंचाइज में, उसी फ्रेंचाइज ने उसको रिलीज कर दिया और नहीं पिक किया उन्होंने। मतलब आप अगर ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स कहें, नेगेटिव इंडिकेटर्स कहें, ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं पहले उनके हक में था और मैं शायद आज भी हूँगा। मुझे लग रहा था वो बड़े दिलेर कप्तान है, पहला ओवर करके इतनी बड़ी विकेट लेके तो शायद उनको और भी दिलेर हो जाना चाहिए था। फिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि वो कप्तान जो है वो कप्तानी कर ही नहीं पा रहा? वो एक उसको शायद जबरदस्ती एक पेपर दिया हुआ है कि ये इंप्लीमेंट ही करना है तुमने, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते तुम। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लगी नहीं। मतलब यार, अगर मैं ऑनेस्टली, जो मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि हम तो क्रिकेट समझते हैं, मैंने बाय स्टैंडर्ड्स को आज ये बोलते हुए सुना कि शाहीन से ओवर ना कराते, अबरार से ओवर ना कराते, 30 एक रन कम होते, हम 150 भी चेस कर लेते। उससे बड़ी गेम अवेयरनेस का जो मुझे इतना बड़ा एक शौक लगा है कि एक ओवर में 9 रन आ जाते हैं और आप पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस और दुनिया के एक सुपरस्टार बैटर है। तो क्या आपने सिचुएशन नहीं एनालाइज की कि 9 रन आए हैं, मैं शॉट ना मारूं, मैं सिंगल कर लूं? या आपको फील हुआ नहीं उस्मान मार रहा है तो मुझे भी ग्राउंड से बाहर छक्का मारना पड़ेगा? देखें, आप शायद बाबर बिल्कुल बाबर आजम होंगे, लेकिन मैंने वही कहा ना कि गेम सेंस अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो, खास करके मिडिल ऑर्डर को, उनका गेम सेंस चेक करो कि उस्मान तारिक को हिट नहीं लग रही थी। मैंने सूर्या को नहीं देखा कि उसके आगे वो जो होता था ना, एक प्रेशर जो बिल्ड हुआ था, एक होता ना बंदा कहता है मैं अपने आप को दिखाऊं। उसने एक शॉट मारी लॉन्ग ऑन वाली साइड के ऊपर, अगर आप देखें तो वो शॉट थी एक क्लास बैट्समैन जो प्रॉपर उसको मारता है। बाकी उसने सिंगल डबल्स पे ही कोशिश की, फंस के खेल रहा था, लेकिन उसने रिलैक्स होकर, जो कैप्टन इनिंग्स थी उसको पता है कि स्कोरबोर्ड आ रहा है, जहां पर ओवर निकल रहा है मैंने ओवर निकाल देना, उसने वो मामला किया है। बाबर की बात करें, आपने फोर्सफुली इसको चौथे पे खिलाया हुआ है। हम पहले भी बात करते हुए वो प्लेयर है जिसने दायरा बंद हो तो वो स्कोर निकाल जाएगा, जहां पर दायरा खुलना है उसके ऊपर प्रेशर क्यों माउंट होना है? क्योंकि आप लोग कंपेयर, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी हम कंपेयर करते हैं सिडनी सिक्सर्स। बार बार कह चुका हूं, उनमें 5 से 6 प्लेयर्स थे जो कि बाबर को नहीं, वो इर्द गिर्द घूमते थे, वो हाई स्कोर रेट पे बैटिंग कर रहे थे। आपके पास वो प्लेयर मौजूद नहीं है।
कल उस्मान की बात करें, मैं सबसे अगेंस्ट बात करता हुआ, हम बहुत से बात करते हुए हैं कि उस्मान फिट नहीं होता पाकिस्तान टीम में। लेकिन उसने जवाब दिया, लेकिन उसने क्या कहते हैं, बड़ा प्लेयर जवाब देता है अपने बैट से। उसने डीप इन द विकेट भी जाके आप देखो, ज्यादा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उसने जिस तरीके से शॉट को मैनूवर किया, दैट शॉट के कितना कॉन्फिडेंट और था। मुझे ऑनेस्टली दुख ज्यादा इसलिए हुआ कि हैड उस्मान मतलब वहां पर उनके दूसरे एंड पे होते ना और जरा कॉन्फिडेंट बाबर आजम होते जो सिंगल वगैरह करके उनको जरा खिला रहे होते आमिर साहब अपने साथ, तो शायद वो निकल के शॉट ना मारता, बट ही वाज स्ट्रैंडेड ऑन द अदर एंड। मैं जो है ना, मैं एक बात आगे लेकर चलूंगा सना की। देखें, आपको बॉलर, फास्ट बॉलर वो चाहिए था जो तीनों फेज में बॉल कर सकता हो। आपने क्यों सेकंड ओवर दिया शाहीन को? क्योंकि आपको पता है कि उसने नई बॉल से ही विकेट निकालने की कोशिश करनी है, जो कि उससे नहीं निकल रही है अब। ठीक है, दैट्स वाई द कैप्टन ब्रॉट हिम इन द सेकंड ओवर, क्योंकि उसको पता था कि मैं इसको देर से लाऊंगा तो इसकी यूटिलिटी नहीं होगी। फिर भी देर से लाया, वो दोबारा भी लेकर, दोबारा भी नहीं कराया, दरमियान में भी नहीं, और आखिर में भी उससे कुछ ना हुआ। तो आपको क्या चाहिए था? आपको पहली बात कि आपने टीम सिलेक्शन गलत की ना। सलमान मिर्जा की टीम में जगह बनती थी, जो कि आपको ऐसा बॉलर इन विकेटों पर चाहिए जो कि डिसीव कर सके विद हिज स्लोअर बॉल, जो कि सलमान मिर्जा करता है। आपने उसको नहीं खिलाया। उसके बाद आपने गलत यूटिलाइजेशन की अपनी एसेट्स की, बाकी भी जो जैसे अभी हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। और उसके अलावा आपने तमाम तर एसेट्स होने के बावजूद जो आपकी ओवरऑल एक स्ट्रेटजी थी, वो फिर मैं वही बात कहूँगा कि आप एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आए। आपके पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं था और आपके पास कोई टैक्टिकल सोल्यूशंस भी नहीं थे। बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही थकी हुई कप्तानी की है, और मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। इसको तो कप्तानी कहना भी बहुत बड़ा सवाल है। और फिर अब ये बात भी मेरे ख्याल में शायद आप लोगों को ये कहते हुए थोड़ी सी बरमला ये बात कहते हुए आप थोड़ा सा झिझक रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब इन 3 प्लेयर्स को, मैं तो बहुत अरसे से इस पर लिखा भी था, मैंने बहुत लिखा इस पर मैंने, और बात भी हमेशा की कि इनकी जगह आपकी T20 में नहीं बनती है। अब अगर इवन आप वो शॉट एनालाइज करें जो शुरू में आके बाबर आजम ने मारी, नहीं, मेरे लिए तो आप इसमें एक और नाम ऐड कर लें। मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, मोहम्मद नवाज भी आई थिंक इट्स टू मच। हाँ जी, बहुत वो भी खैर उसकी परफॉर्मेंस भी जो हाँ, है वो बहुत उस पर क्वेश्चन मार्क्स हैं। सो देयर इज अ नीड कि अब हम इस मैच में, जैसे अभी सना ने भी कहा कि इस मैच में कम से कम, और जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम अपनी आगे खेलने वाली प्लेइंग 11 को कम से कम फाइनलाइज कर लें। ये एक मौका है, और अगर आपने इसमें भी ना किया तो फिर मेरे ख्याल में यू डोंट डिजर्व टू देन मूव अहेड इनटू। बिल्कुल, वेरी क्विकली सना, बिकॉज आई एम वेरी शॉर्ट ऑन टाइम। अभी आपसे पहले भी एक मेहमान थे, उन्होंने भी वो कहा कि वो सर्जरी कहाँ है जो लास्ट वर्ल्ड कप में होनी थी। फिर हम उसी मोड़ पर आकर खड़े हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा हम टूर्नामेंट में तो नहीं हो, एटलीस्ट हो सकता। देयर इज नथिंग दैट विल बी सीन, इसके बाद ही होगा जो होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए टूर्नामेंट में। आप ऐसी कोई चीज़ ना करें, टूर्नामेंट से पहले होती हैं ये चीज़ें। अभी हमारा सारा फोकस होना चाहिए हम अपनी अगली 11 जो है आने वाले सुपर 8 के लिए कैसे बेहतर। ये नहीं है कि हम नमीबिया से कहें जी हम ऐसे ही जीत जाएंगे। आप अच्छी टीम उतारें, बिल्कुल, लेकिन ऐसी टीम उतारें तो मेरे नज़दीक आपके 2 सीमर प्योर खेलने चाहिए। सलमान को भी खेलना चाहिए, नसीम को भी खेलना चाहिए। चाहे अबरार को सिर्फ इस मैच के लिए आप रेस्ट कराएं, अबरार आगे खेलता है, वापस आता है, दोनों आप स्पिनर से जाएं, लेकिन जस्ट टू सी कि आप, क्योंकि अबरार अगर 4 ओवर करेगा तो नवाज और शादाब दोनों से आप 4 ओवर नहीं करा सकते। आप उनसे भी इस मैच में 4 ओवर कराएं, ताकि आप फैसला करें कि उनमें से अगर आपको एक पिक करना पड़ा, जब आप 2 सीमर्स के साथ जाते हैं, एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ जाते हैं, वो कौन होगा। तो उसके हिसाब से आप फिर अपने आगे की प्लान करें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सना, आप हमें ज्वाइन करी थी। वैसे आपका बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 का एक्शन जारी है। आप बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स HD पर देख सकते हैं। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।